हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिंकेज के ऊपर है, जिसको सहालगनता भी बोलते हैं और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, जो लिंकेज है, प्रीवियस क्लास में मेंडल के रूल्स पढ़े थे, मेंडलिज्म जिनको रूल्स बोलते हैं या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, मेंडल के वशांगति के नियम पढ़े थे। फर्स्ट जो नियम था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड जो था लॉ ऑफ जो दूसरा नियम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा नियम था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों जो रूल हैं ये मेंडल के वशांगति के नियम कहलाते हैं। बच्चों, मेंडल ने यहाँ क्या बताया था? मेंडल ने क्या बताया था कि जो सिंगल जो करैक्टर है या एक जो करैक्टर है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने वाला जो फैक्टर है, जीन है, उसके दो अपर रूप पाए जाते हैं, उसकी दो फॉर्म मिलती हैं जिनको एलील्स बोलते हैं और दोनों ही एलील्स सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम पर स्थित रहते हैं। उनको क्या बोलते हैं? युग्म विकल्पी या एलील। यानी वे जीन जो लक्षण को कंट्रोल करने वाले होते हैं, ठीक है, जीन्स दो अलग अलग कंट्रास्ट अपोजिट रूप में पाए जाते हैं और दोनों सेम क्रोमोसोम पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं, तो उनको बोलते हैं एलील या युग्म विकल्पी। ठीक है, अब ये जो फैक्टर या जीन है, अकॉर्डिंग टू मेंडल के अनुसार ये जो जीन या फैक्टर हैं ये क्या काम करते हैं? जो करैक्टर हैं, जो लक्षण हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जो फैक्टर हैं, जो जीन हैं, जो लक्षण हैं, करैक्टर्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। बच्चों, आपको मालूम है कि जो लक्षण हैं, जो करैक्टर्स हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, यानी पेरेंट्स से प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं और ट्रांसफ़र करने का काम कौन करते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या मिलते हैं? जीन्स पाए जाते हैं जो इसके लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। ये क्या करते हैं? लक्षणों की वशांगति करते हैं, या यूं कहें कि जो लक्षण हैं वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। ठीक है, तो बच्चों, मेंडल ने क्या बताया कि एक सिंगल करैक्टर या एकल जो लक्षण है वो केवल एक ही जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। लेकिन जब उसके अपवाद जब आपने पढ़े, एक्सेप्शन जब अपन लोगों ने पढ़े, तो एक्सेप्शन के अनुसार अपवादों में अपन लोगों ने क्या पाया कि मेंडल के नियम के बिल्कुल विरुद्ध, बिल्कुल अपोजिट क्या था कि मेंडल ने क्या कहा कि केवल एक ही जो लक्षण है वो एक ही जीन या कारक के द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन जब अपवाद पढ़ते हैं तो उसमें अपने को मालूम क्या चलता है कि एक करैक्टर को कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं उनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है। जब उनकी संख्या एक से अधिक हो सकती है तो आपस में वे क्या करते हैं? इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रियाएं करते हैं, और जब उनका जो रिजल्ट सामने आता है वो मेंडल के रिजल्ट के बिल्कुल विपरीत आता है, इसलिए वो क्या है? अपवाद हैं। तो मेंडल का जो तीसरा रूल था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको स्वतंत्र अपव्यूहन के नाम से जाना जाता है, उसका सबसे बड़ा मैंने अपवाद बताया था लिंकेज। मेरी प्रीवियस लेक्चर में आप देखना, जब मैंने मेंडल का तीसरा रूल बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसमें सबसे बड़ा जो अपवाद बताया था वो था लिंकेज, जिसको सहालगनता, यानी इसके ऊपर सबसे अधिक उंगली उठी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का सबसे बड़ा जो अपवाद है वो है लिंकेज या सहालगनता। तो ये लिंकेज या सहालगनता सबसे पहले किसने दी? दिस टर्म गिवन बाय मॉर्गन। जो मॉर्गन था, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर अनेक एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, और एक टर्म प्रतिपादित किया जिसको लिंकेज बोलते हैं, सहलगनता बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किसने किया? बैटसन एंड पुनेट ने। ठीक है, अलग अलग बातें हैं दोनों। लिंकेज जो टर्म है सबसे पहले किसने दी? मॉर्गन ने।
ड्रोसोफिला के ऊपर जब उसने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन जो लिंकेज है उसको एक्सपेरिमेंट की हेल्प से किसने एक्सप्लेन किया, किसने इसका वर्णन किया, किसने समझाया? तो बैटसन एंड पुनेट ने लेथाइरस ओडोरेटस, ये मीठी मटर है, सन 1905 के अंदर लेथाइरस ओडोरेटस जो कि मीठी मटर के नाम से जानी जाती है के ऊपर इन्होंने प्रयोग करके लिंकेज या सहलगनता को समझाया। ठीक है, तो बच्चों लिंकेज या सहलगनता, एक्सेप्शन देखो मैंने यहां लिख दिया, एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ये बात आपने जरूर इसमें नोट करनी है कि जो सहलगनता है, लिंकेज है, स्वतंत्र अपव्यूहन का सबसे बड़ा अपवाद है। अब बच्चों इस लिंकेज में होता क्या है, लक्षणों यानी जो कैरेक्टर्स हैं की सम्मिलित वशांगति लिंकेज कहलाती है। मैंने आपको बताया था कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण हैं, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, अपव्यूहन करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन करते हैं, या यूं कहें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं जो कि लक्षण को कंट्रोल करने का काम करते हैं, वे लक्षण जीन्स क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन में मैंने आपको बताया था कि जो जीन्स हैं वे स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन करते हैं, लेकिन लिंकेज के अंदर क्या है कि जो अपव्यूहन करने वाले जो जीन्स हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले जो जीन्स हैं, वे सिंगल सिंगल ना जाकर, पृथक पृथक ना जाकर, वे ग्रुप में जाते हैं। मेरी बात समझ में आई कि जो लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं जिनकी संख्या एक से अधिक होती हैं, वे सिंगल सिंगल ट्रांसफर ना होकर ग्रुप में एक साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये जो जीन्स हैं जो कि ग्रुप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, बच्चों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब क्या है, पैतृक से संतति में जाना। ठीक है, यानी पिता से पुत्र के अंदर जो लक्षणों की वशांगति होती है उसको बोलते हैं पैतृक से संतति में जाना, फ्रॉम पेरेंटल टू प्रोजेनी। ठीक है, तो ये जो जीन्स हैं पैतृक से संतति के अंदर एक ग्रुप में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन। एक ग्रुप में ट्रांसफर होते हैं, इन लक्षणों को क्या बोलते हैं, लिंक्ड कैरेक्टर। ठीक है, लिंक्ड कैरेक्टर। और यह जो प्रोसेस है यह क्या कहलाती है, सहलगनता या लिंकेज। ठीक है बच्चों, यहां पर आप एक बात और नोट कर लीजिए कि लिंकेज दर्शाने वाले जो लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं वे एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। लिंकेज और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट लिंकेज और इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में दो बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि लिंकेज में आप ध्यान रखना कि जो वंशागत होने वाले जो जीन्स हैं, या मैं यूं कहूं कि वशांगत होने वाले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण वशांगत होने वाले हैं, उनको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वे एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होंगे। बच्चों लिंकेज में क्या मैंने बताया कि वंशागत होने वाले जो कैरेक्टर्स हैं और उनको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वे एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम था, मेंडल का जो तीसरा नियम था, वो क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट दर्शाने वाले लक्षणों के जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अपोजिट हैं। ठीक है, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन में अपन लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ट्रांसफर होने वाले जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं वे अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। लेकिन लिंकेज में क्या होता है कि जो लक्षण हैं उनको कंट्रोल करने वाले जो जीन हैं वे एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। अब बच्चों बैटसन व पुनेट ने एक्सपेरिमेंट करके यह साबित कर दिया कि जो सहलगनता है, लिंकेज है, उसके दौरान क्या होता है कि जो लक्षणों की वशांगति होती है उनको कंट्रोल करने वाले जीन हैं वे ग्रुप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इन्होंने
लेथाइरस ओडोरेटस जो मीठी मटर है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और कपलिंग एंड रिपल्सन जिसको युग्मन व प्रतिकर्षण का सिद्धांत भी बोलते हैं, इसने दो शब्द भी प्रतिपादित किए जिसको बोलते हैं कपलिंग एंड रिपल्सन। क्या बोलते हैं? कपलिंग एंड रिपल्सन। कपलिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ा, युग्म। कपल किसको बोलते हैं? जोड़े या युग्म को, ठीक है, जो कि एक साथ हैं। और रिपल्सन का मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण, एक दूसरे से अलग अलग हो जाना, प्रतिकर्षण होना। तो युग्मन और प्रतिकर्षण यानी कपलिंग व रिपल्सन जो थ्योरी है वो किसने दी थी? बैटसन व पुनेट ने दी थी, ठीक है बच्चों। इसको समझने से पहले कपलिंग रिपल्सन थ्योरी को समझने से पहले जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की जो व्यवस्था होती है, लिंकेज के हिसाब से क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स हैं वो किस क्रम में, किस ढंग से व्यवस्थित रहते हैं उसको अपने यहां पर देखेंगे। तो यहां पर आप देखो अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज जीन ऑन क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्रों के ऊपर जो लिंकेज जीन है, वसांगत होने वाले जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं, उनकी क्रोमोसोम के ऊपर व्यवस्था कैसे होती है, किस ढंग से वे व्यवस्थित रहते हैं। तो यहां पर देखो दो प्रकार की व्यवस्था होती है, दो अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होती है जिसको अपने क्या बोलते हैं? सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? सिस एंड ट्रांस। बच्चों सिस को यहां क्या बोलते हैं? कपलिंग भी बोल सकते हैं, और ट्रांस को यहां क्या बोलते हैं? रिपल्सन भी बोल सकते हैं। तो सिस और ट्रांस ये जो व्यवस्था है लिंकेज जीन की गुणसूत्रों के ऊपर जो व्यवस्था है वो दो प्रकार की है, सिस व्यवस्था और ट्रांस व्यवस्था। अब दोनों का मतलब क्या है आप यहां ध्यान दीजिए बच्चों। लक्षणों को कंट्रोल करने वाले जो जीन्स हैं आपको मालूम है गुणसूत्रों के ऊपर स्थित रहते हैं, लेकिन किस मैनर में स्थित रहते हैं? दो ढंग हैं, ठीक है, दो पोजीशन, दो प्रकार की अलग अलग पोजीशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट जिसको बोलते हैं सिस व्यवस्था, सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में सपोज कीजिए ये दो गुणसूत्र हैं, दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है। यहां पर आप देखो दो क्रोमोसोम हैं, ठीक है। और जो कैपिटल ए है ये क्या है? जीन है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, ये क्या है? जीन। ये क्या है? रेखीय क्रोमोसोम, रेखीय गुणसूत्र। और गुणसूत्रों के ऊपर जो मैंने डॉटेड जो शो कर रखा है, काले बिंदुओं से जो शो कर रखा है, ये क्या है? ये जीन है, ठीक है। आपको मालूम है कि जब भी अपने कैपिटल वर्ड लिखते हैं, स्मॉल वर्ड क्यों लिखते हैं? कैपिटल का मतलब ये कैसा है? डोमिनेंट है, ये प्रभावी है। और स्मॉल ए का मतलब क्या है? ये रिसेसिव है या अप्रभावी है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। अब देखो सिस अरेंजमेंट का मतलब क्या है? जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो, देखो जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो, यहां देखो ए डोमिनेंट जीन है, बी भी डोमिनेंट जीन है। छोटा जो ए है स्मॉल ए रिसेसिव और स्मॉल बी ये भी रिसेसिव जीन है, ठीक है। तो यहां पर देखो जब दोनों डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो, बच्चों जो कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट जीन हैं, दोनों ही डोमिनेंट जीन एक ही क्रोमोसोम के ऊपर स्थित हैं, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सिस अरेंजमेंट बोलते हैं। रिसेसिव की बात करो या यूं बोले कि रिसेसिव में देखो दोनों रिसेसिव जीन ए एंड बी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हैं, तो भी ये कंडीशन क्या कहलाएगी? सिस अरेंजमेंट। अब इसकी तुलना कीजिए ट्रांस के साथ। ट्रांस में क्या होता है? ये क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम और उसके ऊपर क्या है? जीन। लेकिन यहां देखो कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, यहां थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा चेंज है। यहां पर देखो कि जब एक ही क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों ही जीन हो, जब एक ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट जीन हो और एक रिसेसिव जीन हो, यहां देखो जब एक ही क्रोमोसोम पर एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन हो, तो इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो ट्रांस व्यवस्था कहलाती है, ठीक है। अब देखो ये जो सिस जो अरेंजमेंट है लिंकेज
अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज ऑन क्रोमोसोम, जो सिस अरेंजमेंट है ये ओरिजिनल स्थिति होती है। ये क्या होती है? गुणसूत्र जो जीन है, गुणसूत्रों के ऊपर जीन का जो अरेंजमेंट है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल स्थिति होती है, जबकि ट्रांस जो अरेंजमेंट है वो ओरिजिनल स्थिति नहीं होती। नेक्स्ट देखो, इनके जो गैमीट्स बनेंगे, सिस अरेंजमेंट में जो गैमीट्स बनेंगे, अपने को गैमीट्स क्या प्राप्त होंगे? ए बी एंड ए बी। ये देखो ए बी एंड ए बी। लेकिन ट्रांस में जो गैमीट्स बनेंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है। और ये जो ट्रांस व्यवस्था है इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के कारण ही ट्रांस जो व्यवस्था है वो पैदा होती है, जिसको अपने आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।